अभी अभी तक हमारे बीच में दोनों दीदियों के साथ जितनी भी परिचर्चा हुई है, तो आप सभी एक बात गौर करे होंगे कि हर चीज घूम फिर करके एक कहाँ तक की बात रुकती है, हमारी मातृशक्ति। तो आप समझ सकते हैं, मैं सिर्फ ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हर जगह हमारी मातृशक्तियों की भूमिका कितनी अहम और योगदान है। और ये हम या मैं ये कहूँ कि मातृशक्तियों के बिना समाज या परिवार की कल्पना करना हम कर ही नहीं सकते। तो हर जगह पर हमारी मातृशक्तियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिचर्चा के दौरान जहाँ भी आप देखें तो मातृशक्तियों का सहयोग के बिना न हम आगे बढ़ पाते हैं, न समाज आगे बढ़ पाता है। जैसे कि दीदी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मातृशक्तियाँ जो है वो संस्कृति की वाहक होती है ना। आज अगर हम जो पुरखों के बताए रास्ते पे चल रहे हैं या आज आदिवासी समाज की संस्कृति या रीति नीति की बात करते हैं, तो उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम हमारे समाज की मातृशक्तियाँ करती हैं। तो बहुत बड़ा योगदान हमारी मातृशक्तियों का हमारे समाज में रहता है। दीदी पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक समाज सेविका हैं और समाज के प्रति आपका समर्पण भाव और कई कार्यक्रमों में आपका बहुत अहम योगदान रहता है। इसके साथ ही जो आपने एक खुद की पहचान बनाई है महिला उद्यमी के तौर पर, तो ये एक आइडिया कहाँ से आया दीदी की मैं एक महिला होके मैं ये कर सकती हूँ और मैं करने के साथ साथ हम अपने समाज की महिलाओं को भी इस चीज में आगे लाने का जो आपका प्रयास है, तो वो ख्याल कैसे आया कि मुझे जो है एक बिजनेस में उतरना है। और दूसरी चीज ये दीदी की आदिवासी समाज में जो दीदी ने जो प्रोडक्ट लेकर के आया है या जिस चीज में वो काम कर रही है, तो हम कोया बोलते हैं आदिवासी समाज में उसको। आज जैसे सीधे आज साधारण भाषा में कहूँ तो महुआ का पेड़ और कोया फूल से दीदी जो है अपने प्रोडक्टों को बनाती है और समाज के बीच में लेकर के आती है। तो ये कैसा ख्याल आया कि अगर मैं बिजनेस में हम आ रहे हैं तो कहना चाहिए हम ऐसे प्रोडक्ट को आप लेकर के आए हैं जो आदिवासी समाज की एक अहम जीवनदायिनी के रूप में हम उनको कहना चाहिए माँ के रूप में कह लें, हम पूछते हैं उसको। क्योंकि बहुत प्राचीन समय में मैंने सुना था कुछ लोगों से कि हमारे लोग महुआ का जो है सेवन करके और कभी अकाल वकाल जब होता था तो महुआ के फूल खा करके अपना जीवन निर्माण करते थे। तो कहीं ना कहीं वो हमारी एक माता तुल्य है वो वृक्ष। तो ऐसे कोया फूल से आप जो है समाज के लिए जो प्रोडक्ट लाने का जो विचार है, तो वो कैसे आपके उसमें मन में आया? तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। बहुत ही अतुल्य सवाल है। मैं ये कहना चाहूंगी इस बीच में ये विचार मेरे अंदर बहुत सालों से मेरे अंदर कहते हैं कि इस विचार को डाला जा रहा है। मेरे नाना जी अब तो नहीं है, 20 साल हो गए हैं, पर जब मैं बचपन में उनके साथ ही गांव में रहती थी तो वो मुझे बारिश के टाइम पे ये सब बताया करते थे कि महुआ एक ही इस दुनिया का एक जीवित फूल है और एक गुणकारी फूल है, फल नहीं है। तो ऐसा मुझे बताया करते, इसको खाने से ये सारे रोग दूर होते हैं, इसको खाने से फायदे होते हैं, इसको खाने से बहुत सारी चीजें मतलब ठीक हो जाती हैं। ऐसे मुझे उस टाइम बताया करते थे। जैसे कि मैं बचपन से गांव में ही रही, उन्हीं के पास भी रही हूँ, 5वीं तक पढ़ी हुई हूँ उन्हीं के साथ रह के। तो ये सारे विचार मेरे नाना जी के थे। काफी सारी चीजों में वो इसका मतलब उपयोग बताया करते थे कि कोया फूल हमारे किन किन चीजों में इस्तेमाल होता है। पूजा में इस्तेमाल होता है, फिर वो बोलते थे कि हमारे पेन कड़ा में इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल उपयोग होता है, इस्तेमाल शब्द नहीं बोलूंगी, उपयोग होता है। हम पूजा में हमारे कोया फूल को चढ़ाते हैं, हमारे कड़ा पेन को अर्पित करते हैं, ऐसे वो बताते थे। महुआ के फूल खाने से जो फायदे होते हैं, चाहे पुरुष हो या मातृशक्ति हो या बच्चा हो, इन सभी के लिए फायदेमंद है। और हम लोग, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं होता था अनाज उस टाइम पे, तो हम लोग बोले इससे हमारी आजीविका चलाए हैं, ऐसा वो बताया करते थे। तो इसके जो करने का जो विचार है, इसका मुझे दुख है कि मैंने इसको बहुत साल बाद इस विचार को मतलब अमल में लाई हूँ।
ये मुझे बहुत पहले लाना चाहिए था, पर कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो ये विचार मेरे नाना जी का था। बस उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे ये इसका कभी व्यवसाय भी करेगी, पर ये सारे विचार मुझे उनसे प्राप्त हुए हैं। इनके गुण के बारे में जानना, इसके फायदे क्या हैं, ये सारी चीजें विचार मुझे उनसे प्राप्त हुए हैं। इसे मैं व्यवसाय में कैसे लेकर आई हूँ, ये मैं व्यवसाय में इस तरह से लेके आई हूँ कैसे कि ये सारे जो खाने के जो फायदे हैं वो मुझे पता थे। तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे जो परिवार लोग हैं, हमारे यहाँ पे बीमार होते थे तो हमारे यहाँ पे आना, कोई भी चाहे पुरुष वर्ग में नाना हो, नानी हो, मामा हो, कोई भी हो, वो बीमार होता तो हमारे घर आ जाता, बीमार होता तो हमारे घर आ जाता, हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते और उस घर भेजते। ऐसा हमारे साथ बहुत साल तक हुआ। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसका क्या है, तो फिर मुझे रिमाइंड होने लगा कि मेरे नाना जी जो बताते थे उसका एक है। तो मैं घर में ही उनके महुआ के भोजन बना के मेरे फैमिली में खिलाया करती थी। तो उसी से मुझे ये आइडिया हुआ कि क्यों ना मैं इसको व्यवसाय में लेकर आऊं, पर मैं परफेक्ट होंगी, मैं उसमें परिपक्व होंगी जब मैं इसको व्यवसाय में ला पाऊंगी, ऐसा मैंने विचार किया। तो मैं काफी सारे भोजन महुआ के बना के और मैं घर में ही सबको परिवारों को खिलाया करती थी, उनसे फीडबैक लिया करती थी कि ये खाने में कैसा लगता है, किस तरह का टेस्ट आता है, वगैरह वगैरह ये सारी। तो मेरे पास ऐसी मतलब कि 30 से ज्यादा वेराइटियां आ गई, बना बना के मैंने उसको देखा और खिलाया। तो ये विचार मेरा आया, फिर मैं परिपक्व हो गई इसको 4 साल में एक्सपेरिमेंट कर करके। और पिछले 2.5-3 सालों से मैं इसको जो भी मेरे घर पे आता है, मैं 250 से प्लस लोगों को टेस्ट करा करा के, लड्डू हो गया, कभी इसकी चॉकलेट हो गई, कभी इसकी बर्फी हो गई, मैं बना के उनको खिलाती और उनसे पूछती इसका फीडबैक बताइए, क्या बुरा है आप तो वो बताइए, क्या अच्छा है वो मुझे मत बताइए। ऐसा मैं उनसे फीडबैक लेती थी और धीरे धीरे ये फीडबैक मुझे पॉजिटिव नजर आने लगा। तो फिर मैं मार्केट में जाती और मैं देखती कि कौन सी चीज खाने लायक है, जब वो बिक सकती है तो ये क्यों नहीं बिक सकता, जब मिठाई बिक सकती है वो जो 3 दिन में खराब हो जाती है तो ये क्यों नहीं बिक सकता। ऐसे कई सवाल मेरे अंदर आए और उन सवालों को जब मैंने ऑब्जर्व किया, उन सवालों के बारे में सोचा, उनको लिखा, कई बार लिखा और जाना, उसके फीडबैक लिखे, तो पता चला कि मेरा प्रोडक्ट तो 5 महीने 6 महीने खराब नहीं हो सकता, तो मैं इसे क्यों नहीं बेच सकती। मैंने उसको रखा, फ्रिज में रखा, एज ए बाहर भी रखा, दोनों के फीडबैक लिए, कितने दिन में कैसा टेस्ट आता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें उसको देखा। और इन 3 सालों में मुझे सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो मैं उसे व्यावसायिक तौर पे करने के लिए तैयार हो गई। फिर अपनी फर्म रजिस्ट्रेट कराई, पहले बहुत बड़ा सा नाम दिया था और फिर उसके बाद नाम लेने में सबको दिक्कत हो रही थी, फिर छोटा सा एकदम से नाम निकला मेरे मुंह से कि कोया दर्शन रखना चाहिए। अब वो सबको पसंद आएगा नहीं आएगा वो नहीं सोचा था, बस रख दिया और कोया दर्शन नाम से फर्म रजिस्ट्रेट कराई, सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए, इसकी लैब टेस्टिंग भी कराई, जो कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला उससे भी। इसे सब लोग खा सकते हैं, बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को जरूरत है वो सारी चीजें इसमें मौजूद है। और हम जितना खाना पूरे दिन भर में खाते हैं, सुबह से नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, जितनी एनर्जी, जितने प्रोटीन, विटामिन हमें इस खाने से मिलते हैं, सुबह के एक लड्डू खाने से या 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी उसके साथ लेने से जो एनर्जी, जो प्रोटीन हमें उस खाने से मिलते हैं, वो एक लड्डू खाने से हमारे शरीर को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में जब मैंने सारी चीजें देखी और समझी, इसके बारे में ऑब्जर्व किया, सारी चीजों को नोटिस किया, तो मुझे लगा कि ये पूरा परफेक्ट है, इसे लाना चाहिए। टेस्ट में बदलाव धीरे धीरे कर लेंगे और तो ये मैंने इसमें लेकर आई और यही मेरा व्यवसाय की उसमें हो गया। फिर सोचा कि मैं इसे अकेले कर रही हूँ पिछले 3 सालों से, तो क्यों ना मैं अकेले ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, इसको और आगे तक लेके जाना चाहिए। ये समाज का बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए मैं इसे और भी महिलाओं और भी पुरुषों के साथ मिलकर करना चाहती हूँ। तो मैंने पिछले साल से काम शुरू किया इस पे और 1 साल के अंदर मैंने जैसे भी करके स्ट्रगल करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करी। अभी उसमें काम नहीं शुरू हुआ है, पर मैंने बना के इसको तैयार कर लिया। आने वाले समय में मैं उसमें और महिलाओं के साथ में काम करूंगी और अपने जो प्रोडक्ट है बना महुआ के, उनको मैं मार्केट में बहुत जल्दी लाने वाली हूँ और सबको मैं स्वस्थ रखने के लिए एक कदम मेरा बढ़ाने वाली हूँ। फिर बढ़ा तो दिया है और थोड़ा आगे चलने वाली हूँ। तो यही मेरी जर्नी का थोड़ा सा हिस्सा है और यही से मैंने इसको स्टार्ट किया और यही सोच है कि मैं इसे आगे तक लेकर जाऊं, जितना मेरे में हिम्मत है वो पूरा करूं और इसे एक अच्छा सा मतलब कि हमारे समाज का जो नाम जिसके भ्रम है सब लोगों के मन में, हमारा समाज इतना नहीं पीता है फिर भी हमारा समाज बदनाम है कि आदिवासी समाज दारू में बर्बाद है, और वो भ्रम में सबके मन से हटाना चाहती हूँ कि हमारा समाज जो कहता है कि महुआ से दारू बनती है, महुआ से ये नुकसान होता है, मैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहती हूँ कि आप इसे बना के क्यों बर्बाद होना चाहते हैं।
इसके अच्छे प्रोडक्ट बना के भी तो आप सफल हो सकते हैं। उसके अच्छे प्रोडक्ट बना के आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे कपड़े दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छी लाइफ दे सकते हैं उन्हें, उनको एजुकेट कर सकते हैं और वही बच्चे आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। तो क्यों ना आप एक अच्छी शुरुआत करें, अच्छी एक नई जिंदगी की पहल करें। तो बस इसी सोच के साथ मैं इसमें अपना कदम बढ़ाई हूँ और आप सबका साथ रहेगा तो और आगे तक इसको लेके जाऊं। तो यही मेरा प्रयास था और बस यहीं तक। दीदी बहुत अच्छी बात आपने बोली। और कि लोग तो यही समझते थे कि महुआ से सिर्फ एक नशा करने की ही चीज बनती है और लोग उसपे लिप्त होते हैं। और आपने जिस अपने उद्देश्य को जिस तरह से सामाजिक सुधार की प्रति उसको जोड़ा है, और कहीं ना कहीं आप ये बिजनेस भी आपका कहना चाहिए एक सामाजिक विचारधारा को लेकर के, और स्वयं तो आप आगे बढ़ ही रही हैं, साथ ही समाज को भी एक समांतर उसके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के ऊपर जो है आपका जो कदम है बहुत ही सराहनीय है। यदि कुछ प्रोडक्टों के नाम अगर आपको बताएं कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट जो है आप जो है निर्माण कर रही हैं। मैं इसमें महुआ के लड्डू की वैरायटियां ज्यादा हैं। जैसे सादा लड्डू है जो कि जिसको शुगर की इश्यू रहता है कि हम गुड़ नहीं खा सकते, चीनी नहीं खा सकते, तो वो विदाउट गुड़ हमारे यहाँ लड्डू है सादा। फिर हमारे यहाँ स्वीट खाने का जो रिवाज है तो हमने उसके लिए महुआ के मीठे जो लड्डू होते हैं वो बनाए, और ऐसे महुआ के चॉकलेट बनाए हैं। और महुआ की चॉकलेट के साथ हमने महुआ का जो हलवा प्रीमिक्स होता है वो बनाया। और महुआ के हम लोग जैसे कि चाय पीते हैं तो महुआ की चाय भी बनती है, उसका भी प्रीमिक्स हम लोगों ने बनाया है। और आने वाले समय में हम महुआ का जैम भी है वो भी लेकर आने वाले हैं। महुआ का अचार तो है ही हमारे पास। ऐसे करके और भी जो प्रोडक्ट हैं जो अभी हम लेके नहीं आए, पर जितने प्रोडक्ट को मैंने नाम लिया है ये हम कभी भी लोगों को मतलब पब्लिकली हम दे सकते हैं। और जब हमारा काम शुरू हो जाएगा यूनिट में, तो हम ये और भी जो प्रोडक्ट हैं जो कि हमने अभी नाम पब्लिकली नहीं किया है वो सब हम सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। और मतलब शरीर से जुड़े हुए जो हेल्थ को देखते हुए जो प्रोडक्ट है हम वो लेके आएंगे, जिससे कि हमारे समाज की हेल्थ बहुत जरूरी है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, ऐसी मेरी सोच है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे यहाँ पे 2 मीटिंग ऐसी हुई है जिससे मुझे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। हमारे यहाँ एक संस्था है जो कि पेड़ लगाने का काम करती है निःशुल्क। तो वहां पे एक मीटिंग हुई थी, तो वहां पे साउथ कोरिया हो गया, बैंगलोर हो गया, या आउट ऑफ इंडिया के काफी लोग आए थे वहां पे। तो उन्होंने उनको नया कुछ टेस्ट कराने के लिए मेरे यहाँ से प्रोडक्ट ले गए और उनको टेस्ट कराया, और उनको एज ए गिफ्ट मैंने भी उनको भेंट किए। तो उन्होंने वहां जाके मुझे फीडबैक अच्छा दिया कि हमें वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, तो हम आने वाले समय में उनके साथ जुड़ना चाहेंगे, ऐसे उन्होंने मैसेज मुझे दिया है। तो अभी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि साउथ कोरिया से कुछ लोग आए थे जिन्हें मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर से मेरा प्रोडक्ट लेके गए हैं, चॉकलेट और लड्डू। तो ताकि उनसे क्या रिजल्ट आता है वो आने वाले समय में आप सबको पता चलेगा। और अभी मुझे दूसरा रिजल्ट ये मिला है कि हमारी क्या बोलते हैं चेन्नई में एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। उन्हें महुआ का च्यवनप्राश जो है नया प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं अभी नहीं नाम ली थी, ये हमारे पास बहुत ही अलग और यूनिक प्रोडक्ट है महुआ का च्यवनप्राश जो मैं लेकर आई हूँ। वो उसका भी मुझे वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, और उन्होंने एज ए सैंपल उसे अंडमान भेजा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा प्रोडक्ट वहां गया। मैं तो नहीं गई हूँ, पर मैं उसको फील करती हूँ कि जब वो प्रोडक्ट गया है तो मैं खुद चली गई हूँ वहां पे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से मुझे ये ऐसे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं, और ये सब शुरुआत मुझे झारखंड से हुई है। तो मैं झारखंड को भी धन्यवाद बोलूंगी, जैसे कि झारखंड में जो है जो मेरी हेल्प कर रहे हैं वो भी इस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। तो इसी तरह से मेरी कोशिश है कि मैं ये सारे काम आगे भी करते रहूं। दीदी थोड़ा सा मैं अभी जैसे हमारे दुर्गे सर ने दीदी से पूछा था कि जो बॉडी भाषा है उसको 8 की सूची में अभी तक लागू नहीं किया गया। तो अभी चूंकि मैं आपको काफी विगत साल भर समथिंग से दीदी को मैं जान रहा हूँ, और अभी शायद पिछले वर्ष ही दीदी जो है
एक भोपाल से जो है बड़ी भाषा की क्लासें चलती हैं दीदी। तो उसमें दीदी जो है सीखा करती थी और उनका सालाना एक जैसा एग्जाम होता है दीदी, तो उस हिसाब से एग्जाम होता था, जिसमें दीदी ने उस बॉडी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो उसका थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि क्या कैसा थोड़ा सा, क्योंकि एमपी में हम लोग भी, आप कहना चाहिए, कहते हैं कि हम सबको आदिवासी हैं, मगर कहीं ना कहीं अभी हम अपनी भाषा को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। तो उसके प्रति आपका किस तरह से लगन जो है, उस तरफ रुचि किस तरह से गई, और ऐसे मतलब एक साल में ही आपने सीख करके और उस एग्जाम में, है ना, क्योंकि उसमें काफी जगहों से लोग जुड़े थे उस एग्जाम में, और उसमें जो है दीदी प्रथम स्थान प्राप्त की। तो प्रथम स्थान के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा हम सबकी तरफ से। और जैसे अभी दीदी ने बताया कि उनके जो प्रोडक्ट है वो साउथ कोरिया, है ना, अंडमान चले गए और आपको चेन्नई। तो दीदी हम सबका जो है शुभकामनाएं आपके साथ है कि वो आप प्रोडक्ट वहां पहुंच गए, आप भी जल्दी पहुंचिए और आपको जो है वो बिल्कुल ब्रह्मदेव की कृपा से, प्रकृति शक्ति की कृपा से वो बिल्कुल सफल हो। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताएं दीदी। बिल्कुल। अब हमारी मातृभाषा के लिए सवाल आया है, तो ये बहुत ही इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि हम जब पैदा होते हैं ना, हमें तभी से आना चाहिए, पर हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को ये बचपन से नहीं आई और हमें ऐसा माहौल भी नहीं मिला कि हम मतलब गोंडी भाषा बोलना, हमारी पारसी भाषा बोलना हम लोग सीख पाए। ये हमारी जो मातृभाषा है, ये मेरे अंदर कैसे विचार आया, ये मेरे अंदर ऐसे विचार आया कि मैं जब भी किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में जाती हूँ, जब भी मुझे कोई भी सामाजिक मीटिंग में जाने के लिए मौका मिलता है, या ऑनलाइन जो जूम मीटिंग होती है उसमें जब भी मौका मिलता है, तो मैं हर बार अपना परिचय या अपना बोलने का जो है अपने हिंदी में ही रखती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और सभी लोग जो है अपनी क्षेत्रीय भिन्नता के कारण, चाहे गुजरात का हो, उड़ीसा का हो या चेन्नई का हो, जहां भी का हो, वो सब अपनी अपनी भाषाओं में अपना मतलब अपनी बात रखते थे। तो मुझे भी लगता था कि मैं इस अपनी बात को अपनी भाषा में पूरी बात भले ना रख सकूं, पर अपना परिचय तो मैं दे सकती हूँ। परिचय देना तो मुझे आना चाहिए, नहीं तो मैं तो असली आदिवासी गुण नहीं हूं ना, ऐसे मेरे अंदर सवाल आता था। और कई लोगों ने मुझे कह भी दिया कि तुमको अगर भाषा नहीं आती तुम असली आदिवासी नहीं हो। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बात लग जाती थी या फिर मुझे क्यों नहीं आती, मुझे ऐसे लोग क्यों नहीं मिले। तो फिर मुझे पता चला, एक टीचर है हमारे इधर, उन्होंने एक लिंक मुझे भेजा और बोली कि मनीषा तुम्हें गोंडी भाषा सीखना है। मैंने बोली हाँ बिल्कुल दीदी सीखना है, कहाँ सीखना है ये बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा और उस लिंक से मैं उस क्लास में जुड़ गई, जो रात के 9 बजे से रात के 11 बजे तक चलती है। और वो हमारे दादा मतलब कि संजू गाड़ीवाल दादाजी की क्लास थी, मैं उसमें जुड़ी। वो भी सब मेरे लिए पहली बार ही मेरा परिचय हुआ उनसे, मैं उसमें जुड़ी। और उसके बाद जुड़ते जुड़ते उसमें काफी लोग परिचित हो गए और उसमें सीखा। उसमें सबसे पहले मैं अनाराम सीखी, जो लिपि वो सीखी। और मुझे बोलना तो नहीं आता, अभी तक भी बोलना नहीं आता, उसका मुझे दुख है। मैं बहुत जल्दी उसको भी सीख लूंगी, पर मैंने प्रयास किया कि मैं उसकी लिपि को पहले सीखूं, तब जाके मैं बोलना सीखूंगी। तो उस लिपि को मैं सीखी और लिपि को लिखना सीखी, फिर उसके बाद उसको समझा, फिर उसको हमने मतलब डिजिटली उसको बनाया। हमारे इधर यूपी से एक दादा जुड़ते हैं, राजेश धुरिया जी, वो हमारे मतलब तकनीकी सहायक हैं। उन्होंने फिर इसका कीबोर्ड का निर्माण किया, उसको बनाया और उसको फिर उन्होंने एज ए ऐप के माध्यम से हम लोगों को प्रोवाइड कराया और हम उससे सीख गए, पहचानना सीख गए। सबसे बड़ी बात है कि वही हमको नहीं आती कि आ किसको बोलते हैं, का किसको बोलते हैं लिपि में। ऐसे तो हिंदी में सब पता रहता, फिर हम उसमें सीखे और उसके बाद हम लिपि सीख गए। और लिपि के बाद फिर जैसे अभी दादा ने कहा कि एक एग्जाम हुआ था, तो मैंने उसमें लिपि जो गोंडी भाषा का एग्जाम हुआ था, वो मतलब कि गोंडी लिपि भाषा संवर्धन संरक्षण करके प्रकोष्ठ बनाया है, उसके माध्यम से जो मतलब एग्जाम हुआ। और तो उसमें हमने लिपि पे मैंने ज्यादा फोकस किया और उसके माध्यम से मैं सीखी और उसी में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 150 से ज्यादा लोग उसमें भाग लिए थे और पूरे भारत से सिर्फ 150 ही लोग लिए थे। ये दुख की बात थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लेने चाहिए थे भाग। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोगों को आती नहीं है,
उसको हमें और बेहतर बनाना है तो और अच्छी बात हो सकती है। उसमें सारे प्रोफेशनली लोग हैं, सभी अपने अपनी जॉब से जब टाइम मिलता है तो उसमें जुड़ते हैं और हमें सिखाते हैं, उसी से सीखते हैं और उसी से सिखाते हैं। तो ये मेरी पहली शुरुआत थी कि हम लोगों को कैसे सीखना है। तो धीरे धीरे करके अपना नाम बोलना सीखा और उसी में प्रयास है कि मैं इस साल बोलना पूरा परफेक्ट सीख जाऊं। अब थोड़ी देर लगती है पर प्रयास पूरा है। तो ये सीखना एक माध्यम था कि हम लोग कैसे सीखेंगे, पर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो हम लोग जरूर सीख जाएंगे, और कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर हम कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था वहां तक, और उस प्रयास में मैं कहीं हद तक सफल हुई हूँ, और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गोंडी भाषा को पूरी पूरी तरह सीखूं। और उसी से मुझे, क्योंकि विचार मेरा पहले से था, पर उसी भाषा से किसी ने मुझे प्रेरित किया तो मैं उसमें कविताएं लिखना सीख गई, और उसमें मैं एक किताब तैयार कर रही हूँ ताकि हम बहुत ही आसान तरीके से उस फारसी भाषा को हम लोग पढ़ सकें और समझ सकें कि हमें कैसे इजी तरीके से आएगी। मुझे बोलना नहीं आता पर समझाना आता है, तो मैं किताब के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे इजी तरीके से, सरल तरीके से आप गोंडी भाषा सीख सकते हैं, और उसे खुद भी पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। उससे मुझे ये सीख मिली, और मैं उसको, उस किताब को बहुत जल्दी तैयार करके मैं हमारे मुठवा जो हैं, जो पढ़ाते हैं उन्हें हम मुठवा कहते हैं, मतलब गुरु, मैं उनको देने वाली हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था उससे। और आदिवासी संस्कृति ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और जैसे कि वो बनाते तो हम ही हैं, पर संस्कृति हमें मानव कैसे बनना है वो हमें सिखाती है। तो यही एक छोटा सा प्रयास था मेरा, और यही मैं उस क्लास से सीखी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और शुभकामनाएं आपके आने वाली बुक के लिए, जो आपने इस बारे में सोचा कि गोंडी भाषा को और सरल तरीके से आप लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए भी आप एक बुक तैयार कर रही हैं, और हम सबको आपकी उस बुक का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसी लाइन में हैं, उसी कतार में हैं कि हम अपनी भाषा को बहुत जल्द सीख पाएं, और कम से कम कुछ नहीं तो हम अपना परिचय अपनी खुद की मातृभाषा में दे सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और जी, तो हमने एक शुरुआत करी, हमने गोंडी डिक्शनरी लॉन्च किया, जो कि ऑनलाइन आप उसे पढ़ सकते हैं। गोंडी दर्शन करके नाम है उसका, आप ऑनलाइन उसमें काफी हद तक पढ़ सकते हैं। मैं तो एक मतलब सरल तरीके से पढ़ने के लिए एक छोटी सी किताब बना रही हूँ, पर हमारी जो गोंडी दर्शन जो डिक्शनरी बनी है, आप ऑनलाइन कहीं भी कभी भी कोई से भी टाइम में पढ़ सकते हैं। उसमें मेरी कुछ कविताएं भी हैं, और उसमें जैसे अभी आदिवासी संस्कृति की बात हो रही थी, तो आदिवासी संस्कृति के उसमें हमने तीनों संस्कार डाले हुए हैं उसमें। हमारे इसमें जैसे कि मैं नाम बताना चाहूंगी, हमारे जो संजू बाड़ीवा दादा हैं, उन्होंने तो इसकी शुरुआत की ही, उन्होंने इसकी नींव डाली हुई है। साथ ही में इसमें जो शब्द तैयार किए हैं, हमारे आधार सिंह कुमरे दादा हैं, उन्होंने इसके 12 से 13,000 शब्द तैयार किए हैं। फिर इसमें तिरुमाल बसंत मडावी दादा हैं, जो कि उन्होंने इसके संस्कृति डाली हुई है, जन्म संस्कार क्या होता है, मरण संस्कार क्या होता है, और विवाह संस्कार क्या होता है, इसका उन्होंने पूरा विवरण उसमें डाला हुआ है। और ऐसा बनावटी नहीं डाला हुआ है, जो वो गांव में देख रहे हैं वही जो होता आ रहा है। एक छोटी सी छोटी चीज है कि हमको मरण संस्कार में क्या करते हैं, जन्म संस्कार में क्या करते हैं, और विवाह संस्कार में एक एक चीजें क्या करते हैं, वो सारी उसमें डाली हुई है। और जिन लोगों को भी जो लिखना आता है, चाहे समाज के प्रति लिखना आता हो या कविताएं लिखनी आती हो, जो भी उनके शब्द हैं जो अच्छे हैं, तो वो भी उसमें लेख डले हुए हैं। यहाँ तक कि और भी चीजें उसमें नई नई जो है कि आपको पढ़ने को मिलेगी उस गोंडी डिक्शनरी में, जो कि रांची में हमने इसका प्रारंभ किया है, रांची में उसको लॉन्च किया है। तो उसमें काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और आदिवासी संस्कृति के विषय में तो बहुत सारी चीजें अभी डल भी रही हैं, और आप लोगों में से अगर किसी को लिखना आता है अपने समाज के उसमें, तो वो भी उसमें भाग ले सकता है, और वो अपने विषय जो है उसमें डाल सकता है, ताकि हमें आप सहयोग कर सकें, ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। साथ ही में इसमें हम एक और नाम ऐड करना चाहूंगी है, जो कि है तिरुमाल हीरालाल पेंद्रो जी, जो कि हमारे दादा हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर हैं। उसके बाद भी वो उसमें काफी योगदान देते। हमने उसमें संविधान को भी ऐड किया है, संविधान को भी शामिल किया है, ताकि हम एक दिन उसमें हमारी गोंडी क्लास के माध्यम से हम लोग शनिवार का दिन संविधान के लिए रखते हैं, क्योंकि आज के समय पे हमें संविधान के विषय में सारी नॉलेज होनी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए,
संविधान का नॉलेज नहीं होने से हमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज की जो सिचुएशन है वो हमें बिना संविधान की जानकारी के हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि लड़ना हमको है और ये चीजें जानकर, तो हमने संविधान को उसमें रखा हुआ है। संविधान के विषय में हम उस दिन पढ़ते हैं शनिवार के दिन। तो हमारे जो दादा हैं वो हमें गोंडी भाषा भी सिखाते हैं और हमें शनिवार के दिन संविधान भी मतलब पढ़ाते हैं। और उसमें हमारे एक और दाई हैं तिरुमाय उमा सिरसाम, जो कि हमें वो प्रिंसिपल हैं, वो भी गोंडी संस्कृति के बारे में काफी कुछ नॉलेज रखती हैं। तो वो भी लिखकर उसमें अपनी कविताएं और संविधान के विषय में जो जानती हैं वो उसमें मतलब डालती है। तो ऐसे करके हमारे जो 5 से 6 मुठवाए हैं, और तो वो हमें कहीं ना कहीं हर एक कदम पे हमें सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग के वजह से आज हम लोग इतना, मैं आपको बोल पा रही हूँ गोंडी भाषा के विषय में या संस्कृति के विषय में या अपने व्यवसाय के विषय में। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। क्योंकि ये अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ पे नहीं बोल पा रही। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। दीदी ने जो बोला, तो हम सभी की ओर से उस पूरी टीम को हम शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि आपके इस प्रयास से जो है पूरा समाज उससे प्रेरणा लेगा, सीख लेगा, और आपकी मेहनत कहीं ना कहीं समाज के काम में एक मील का पत्थर साबित होगी।